सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। और कैसी हैं रेणु जी? बस बहुत बढ़िया है। और आज तो बड़े खास दिन हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो है कि आज व्यंजन विधि का दिन है, तो व्यंजन बताए जाएंगे। बिल्कुल बताए जाएंगे। और साथ में अगर रेणु जी जो हमारी सखियां हैं या श्रोता हैं वो आज का एक और दिवस है खास, तो उस हिसाब से अगर उनकी पसंद के व्यंजन भी बताएं, लिखें कि उनकी मम्मी को या पापा को क्या पसंद था और वो क्या बनाते थे जो आपको अच्छा लगता था, तो फिर मजा आ जाएगा। आज मजा आ जाएगा। और जो खास दिवस की बात कर रही हो, जो तुमने अभी जलेबी बना दी की जी, तो जाहिर है कि क्या बात है, आपने जलेबी बना दी। और क्या मतलब अभिभावक दिवस है, ये तो पहले बताया ना हम लोग कि भाई देखिए अभिभावक दिवस है और वो किस तरह से हमारी जिंदगी में रस घोलते हैं, चाशनी जैसे हमें मीठा बनाते हैं, हमें बहुत घुमावदार रास्तों से बाहर निकालते हैं। तो आज अभिभावक दिवस है, तो सबसे पहले मंजरी सभी अभिभावक हैं किसी न किसी के, और जो नहीं है उनके अभिभावक होंगे, तो सबको ढेर सारी बधाई। बिल्कुल ढेर सारी बधाई। और इसी तरह रेणु जी आज है विश्व दुग्ध दिवस है जी, तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कटिंग से कैसे पौधे लगाए जाएं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। कटिंग से पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे ही जो आपकी बातों की कटिंग आज मिलेगी तो सुनहरी यादें जो सखी सहेली से जुड़ी हैं, उससे कल का हमारा कार्यक्रम बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो आप अपनी कटिंग भेजिए यादों की, और तो पौधे लगा देंगे। कल का जो है हमारी बगिया सजेगी। और ये जो आपकी बगिया है, सखियों की, सहेलियों की, सखाओं की, हमारे बंधु बांधवों की, उनकी बगिया कल सजेगी। तो भाई आप अपनी कटिंग फटाफट भेजिए यादों की, थोड़ा सा गोते लगाइए अपनी यादों में और सुनहरी यादें ताजा कीजिए, है ना। बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता तैयार हो गए होंगे करने के लिए। और आज हम लोग सखी विशेष में बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी प्रकाशवती पाल जी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो क्योंकि आज है विश्व अभिभावक दिवस, तो अभिभावक कह रहे हैं कि गाना सुना दो, पहले गाना सुना दें। और क्या, चलिए ठीक है। मम्मी ऐसी पप्पा ऐसे, मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे, मेरे सिवा और किसको मिले। सितारों से ऊंचे बहारों से मीठे, मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे, मेरे सिवा और किसको मिले। फिजाएं जो मुस्काया है ये फूल, अपने को गंवाया तो ही पाया है ये फूल। ओ दिलो जा से प्यारे आंखों के तारे, मेरे सिवा और किसको
मिले। मम्मी ऐसी, पापा ऐसे, मेरे सिवा और किसको मिले। ला ला ला, ला 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 ला। हरदम जो मेरे साथ, कैसे जिंदगानी में होगी अपनी माँ। सितारों से ऊंचे, बहारों से मीठे, मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी, पापा ऐसे, मेरे सिवा और किसको मिले। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। तो बधाई तो बहुत सारे लोगों ने भेजी है। विश्व अभिभावक दिवस पर बहुत बहुत बधाई। दुनिया में मिल जाते हैं हजारों रिश्ते, पर हर अच्छी बुरी आदतों के साथ अपनाने वाले माता पिता नहीं मिलते। यानी कि माता पिता हमें अच्छी बुरी जैसी भी हमारी आदत होती है उसके साथ अपनाते हैं और प्यार देते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही एक कमेंट और आया है, लिखते हैं कि विश्व अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ये अभिभावकों को सम्मान देने का दिन है। विश्व भर के उन अभिभावक जो अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं तथा जीवन भर त्याग करते हुए बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बारे में सोचते हैं। इस दिवस का महत्व इसलिए भी है कि जहां यह अभिभावकों के प्रति सम्मान प्रकट करने की जागरूकता का वातावरण निर्मित करता है, वहीं माता पिता को बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए संकल्पित होने को भी प्रतिबद्ध करता है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तो माता पिता जब बच्चे हो जाते हैं तो जैसे लगता है ना कि बच्चों के जो सपने हैं वही माता पिता के बन जाते हैं ना। बिल्कुल, वो और भी उन्हीं खो की जाते हैं। खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। ऐसे ही 4 लाइन हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। हमें जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में शत शत वंदन करते हैं। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, सेवा न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़ के, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। क्या बात है। और इसी तरह एक कमेंट और है कि लिखते हैं कि उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने सुख सपनों को त्याग कर अपने बच्चों के इस लायक बनाते हैं कि इस खूबसूरत दुनिया में खुशी से ज़िंदगी बसर कर सकें। बधाई अपने आप को भी। हम अच्छे अभिभावक बनकर अच्छे संस्कार देकर अपना कर्तव्य निभाया है तो हमारे बच्चे भी अपने अभिभावक का मान रखेंगे। फिर वही बात एक दिन ही क्यों, हमारा हर पल उनका हर पल हमारे लिए हो। और रेणु जी, इसी के साथ ये कमेंट तो बहुत अच्छे सबने लिखे हैं। और जो हमने अभी गाना सुनाया था तो उसकी फिल्म का नाम तो हम बता ही दें। हाँ, जरूर। हम रहे ना हम, इस फिल्म का ये गीत हमने तो सुनाया। इतने फर्ज की बात हुई तो हमें लगा हम भी अपना फर्ज निभा ही लें, है ना। जी बिल्कुल। देखो माता पिता की जो बात होती है ना कि आज का दिन सब कहते हैं याद करो, भाई वैसे तो माता पिता का दिन रोज ही होता है, क्योंकि अगर हम हैं तो उनकी ही बदौलत है। अगर हम अस्तित्व में हैं तो वो हैं, तो उनको हमें रोज़ मानना चाहिए। लेकिन फिर ख़ास दिन इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं से हम छूट रहा है कुछ हमसे, तो एक बार फिर हम विचार करें और उस पर ध्यान दें। इसीलिए 80 के दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार से जुड़े मुद्दों पर विचार करना शुरू किया। परिवार के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि महासभा सिविल सोसाइटी विशेषकर बच्चों और युवाओं के साथ पूरी साझेदारी से ग्लोबल डे ऑफ
पेरेंट्स को मनाने का सदस्य लोगों को निमंत्रण देती है, क्योंकि बच्चे के लालन पालन में माता पिता की अहम भूमिका रहती है। फिर वे बच्चे आगे चलकर क्यों ना अपने माता पिता के प्रति समर्पित हों, उनकी देखभाल करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। बिल्कुल, और ये दिन उन अभिभावकों के त्याग और तपस्या को भी दिल से नमन करने का अवसर होता है कि बच्चों के लिए माँ जैसा कोई दोस्त नहीं होता, और माता पिता बच्चों के लिए पहले और अंतिम रोल मॉडल है। बिल्कुल सही बात और है। क्योंकि उनके जो हर शब्द होते हैं, उनकी जो हाव भाव होते हैं या उनके जो काम का प्रभाव होता है, वो बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। पूरा व्यक्तित्व तो हमारा कहना चाहिए अपने माता पिता से प्रभावित होता है, और बल्कि कॉपी हो जाता है बहुत हद तक। बिल्कुल कॉपी हो जाता है, क्योंकि हर तीज त्योहार या कुछ हम बना रहे हैं तो उसमें माँ की ही याद आ जाती है कि वो कैसे करती थी, या पिता की याद आ जाती कि वो काम को कैसे बताते थे, ऐसे करो। तो या उनका समय का प्रबंधन, पैसे का प्रबंधन, ये सब कैसे था, वो हमें कैसे करना है, कैसे उन्होंने एक सीमित संसाधन में घर बनवाया, गाड़ी खरीदी, या हमें किस तरह से हमारे सपनों को पूरा किया। तो कहीं ना कहीं जब आज की बात आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उन्हें खुश करें। देखो वैसे तो फिर वही वाली बात होती है कि हम रोज खुश रह सकते हैं, रोज माता पिता को खुश करें, लेकिन खास दिन होता है तो खास हो ही जाता है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं और कोई कुछ उपहार देता है या केक काटता है या कुछ मिठाई बनती है तो हम कितने खुश होते हैं। तो माता पिता को कैसे खुश कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बोला है तो बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। और जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जिनको याद है वो तो कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ उत्सव घर में, और अगर हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर को लोग समझ रहे हैं तो वो लोग तुरंत कुछ ना कुछ प्लान बना तैयारी कर लें और व्यंजन तो हम बताएंगे ही। तो वो बना के शाम तक अपने माता पिता को एक अच्छी सी डिनर पार्टी दे दे। क्या बात है, ये बात बिल्कुल अच्छी है। और देखो क्या होता है, माता पिता अक्सर अगर थोड़ी भी ज्यादातर अधिकांश की हम बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि घर का ही खाना मिले, क्योंकि हम बच्चे तो सोचते हैं चलो बाजार से मंगवा देते हैं और सेलिब्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ अपने हाथ से आप बना देंगे तो शायद उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। शाम की चाय ही अगर आप बना के खुद पिला दें और बड़े अच्छे से सजा कर प्रस्तुत कर दें तो फिर देखिए उसके साथ 2 गुलाब रख दें, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है उनको। कुछ ऐसे ही उनकी बातों की, उनकी पसंद नापसंदगी की आप एक कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी जैसी तैयार कर सकते हैं। परिवार में अगर 4 सदस्य और हैं तो है ना, क्विज खेल सकते हैं, अंताक्षरी कर सकते हैं, और उनके पसंद के उनके समय के गाने सुन सकते हैं उनसे, और कोशिश करें कि अगर वो गाने लग जाएं आपके साथ अंताक्षरी में या जैसे भी, तो भी मजा आता है। और उनके किस्से कहानी सुने और उनके तजुर्बे, जो जिंदगी के तजुर्बे उन्होंने जो जिए हैं, उनके अनुभव सुने, और साथ में कि जो वो क्या अच्छा बना लेते थे वो रेसिपियाँ या उनके जो गुण हैं, चाहे वो कोई भी हस्तकला का हो, आप उनसे उनके अंदर से निकलवा लीजिए। यही मौका होता है कि इन सब दिनों में हम उनको कर सकते हैं, बल्कि रोज ही कुछ ना कुछ पूछिए तो आपके पास पिटारा हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे तुमने हुनर की बात की तो सही बात है साथियों, मंजरी की एक दिन में नहीं संभव हो सकता, लेकिन आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने माता से या पिता से क्या सीख सकते हैं। पिता कोई खेल खेलते होंगे, उनसे उनके साथ खेलें, सीख सकते हैं, कुछ उनकी हुनर होंगे। और उसके संग संग सबसे बड़ी बात जो है, जो मिस करते हैं बुजुर्ग लोग, माता पिता खास तौर से, बच्चे उनके साथ बैठते नहीं हैं। तो थोड़ा समय व्यतीत करें। अगर आपको उनकी बातें नहीं बहुत रुचिकर लग रही हैं, हो सकता है कि आपके समय से थोड़ा सा अनुकूल न हो, आपके मनपसंद की न हो, तो भी आप ये मान कर चलें कि ये उनके लिए दवा का काम करती है। तो थोड़ी देर उनके पास आप समय जरूर गुजारें। बिल्कुल, उनको उनके पास बैठे, उनको छुएं, एक स्पर्श सुख जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जब बच्चों गले लगें, गले लगा लीजिए और बताइए कि देखो, कहते हैं वैसे कि घर में क्या बताना कि हम माता पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, नहीं, एक बार दिन में गले लगा लीजिए कि मम्मी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और पापा आपके बगैर हम नहीं रह सकते। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत उत्साहित करती हैं। कहते हैं ना कि एक जीवन में नया संचरण कर देती हैं, जैसे लगता है कि ऊर्जा मिल जाती है उनको, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह ये भी होता है कि जैसे कि उनसे पूछे कि मतलब कि आप चलिए हमारे साथ उंगली पकड़ के आपको घुमा के लाते हैं, टहला के लाते हैं, तो ये चीज भी अच्छी है। और कहीं पिकनिक पर जा रहे हो तो वहां जाइए, और अगर आप उनकी पसंद की पिक्चरें उन्हें दिखा सकते हैं तो वो कीजिए। और अगर आप दूर हैं, जैसे कि पहले होता था कि संयुक्त परिवार होता था, सब पास पास रहते थे, लेकिन आज का समय ऐसा कि किसी वजह से, नौकरी की वजह से सब दूर दूर हैं, लेकिन आप प्रतिदिन उनको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल की सुविधा है, आप उनको देख करके बात कर सकते हैं रोज। वही जो हमने कहा ना, समय गुजारे, तो जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल बगल में ही बैठे। अगर आप दूर हैं तो आप कहीं ना कहीं संपर्क में रहें, उन्हें ये महसूस हो कि हर वक्त बच्चा हमारा हमारे साथ है। जैसे कि उन्होंने साये की तरह हमारे पास रहकर हमें पाला पोसा बड़ा किया, हर पल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जान बसती थी, तो वैसे ही अगर आप उनके में अपनी जान बसा लें
फिर देखिए कैसे जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मंजरी खुद हमारी भी उतनी ही खुशनुमा होगी। तो ये एक आकलन करने का भी दिन है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है कि उनके साथ इतना करें, जैसे रात दिन वो हमारी सेवा में लगे रहते थे, हम छोटे से थे, हमें पालते थे। तो जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उतना प्यार दुलार दें। रात में भी अगर उनको जरूरत है हमारी, तो हम एक पैर पर उनके सामने खड़े हो, उनकी सहायता करें जो भी उन्हें जरूरत है। हाँ, और खासतौर से ये बिल्कुल बहुत अच्छा तुमने कहा कि खड़े रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमने सारे संसाधन इकट्ठा कर दिए, जितनी सुख सुविधाएं हैं वो तो दे रखी हैं, अब क्या चाहिए। नहीं, समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जी तो उसका जरूर ख्याल रखें। और बातें तो कितनी भी माता पिता के बारे में की जाए, अभिभावक के बारे में की जाए, माता पिता ही केवल अभिभावक नहीं होते हैं। हो सकता है आपकी बुआ ने, आपकी चाची ने, आपकी ताई ने, मौसी, किसी ने पाला हो, दादी ने पाला हो, वो भी आपके अभिभावक हैं। जिन्होंने भी हमें संरक्षण दिया, पाला पोसा, उनका हम सम्मान करें आज के दिन। और हम बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? गीत की ओर बढ़े। अच्छा, हमें लगा तुम कह रही हो बाहर चलते हैं। नहीं, बाहर कैसे, बाहर तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत बातें करनी, धूप तो है ही, लेकिन हम लोग गप्पे मारेंगे, गाना सुनते हैं। तो ये गीत हमने सुना मंथन फिल्म से। जी हाँ। तो देखिए आज है विश्व दुग्ध दिवस। तो दूध की महत्ता तो हम सभी जानते हैं कि कितना गुणों से भरपूर होता है, और ये भी पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे
उपयुक्त होता है। और गौ माता का दूध की बात करें तो वो भी हम सभी की सेहत को तंदुरुस्त रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसीलिए सभी को इसका सेवन यानी दूध का सेवन करना चाहिए और शुद्ध दूध पिए, स्वस्थ रहें। लेकिन आजकल इसमें भी मिलावट होने लगी है। अब भाई देखो, फिर उसकी बात करने से क्या फायदा? पानी ही तो मिलाते हैं वो कहते हैं, उसमें क्या है? वैसे आप पानी अलग से पीते हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी है? है कि नहीं? गड़बड़ी ये है कि अगर पानी सही जगह का मिलाना चाहिए। हाँ, मतलब मिलाना चाहिए। चलो तुमने ये कह दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी हम क्या करें, हम ना कहें चाहे ना कहें, लेकिन वो तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। हाँ, तो हमारे घर में हम इतना उनसे अनुरोध कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आप साफ सुथरा भी मिलाएं। तो मतलब जब आपके घर आए तो आप उसको स्वच्छ दूध पानी दें और कहते हैं अब मिला लो। हमारा दूध वाला तो बर्फ ले जाता है कि एक कटोरा बर्फ दे दीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आप तो मतलब दूध, पानी मिला हुआ दूध दे के जाता है ना। हाँ, वो तो उसको शुद्ध दो, बोलो अब मिलाओ मेरे सामने। सही है। अभी क्या करेंगे, तो अपने उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। हाँ, लेकिन केमिकल वगैरह भी से भी दूध बनाए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। ये खिलवाड़ है हमारे स्वास्थ्य से, और उसको खराब जल्दी ना हो उसके लिए भी सोडा आदि भी मिला देते हैं, और कभी-कभी इतनी ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं जो कि गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अगर दूध की बात की जाए तो बहुत दूध अमृत है, पचने में आसान होता है। खासतौर से माँ का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है। आँख के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर गाय का दूध पिया जाए, वैसे तो दूध सभी अच्छा है, लेकिन अगर गाय का दूध लेते हैं तो वजन भी नियंत्रित रहता है। और चूंकि प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है तो बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, वो नहीं पास जिनका कि नाम लेने में भी डर लगता है ना, उनसे भी हम बच सकते हैं अगर देखा जाए। और दूध पीने से अगर आपकी आदत है तो मूड भी बेहतर रहता है, बालों के झड़ने की समस्या कम रहती है, त्वचा आदि अच्छी रहती है, यानी कि संपूर्ण रूप से हमारे लिए एक पूर्ण आहार जैसा है। बिल्कुल। तो दूध को भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो जाएं। दूध को वैश्विक मान्यता देना भी इस दिन का लक्ष्य रहता है। और साल 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे को मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। हाँ, तो भाई देखो, कुछ तो खास होगा तभी ना। बिल्कुल, बिल्कुल खास है। और अब वैसे देखा जाए तो दूध में भी कई तरह से प्रयोग किए गए, और पाश्चराइज दूध, कितनी उसमें वसा की मात्रा होगी, कम ज्यादा, जैसा जिसको जरूरत हो स्वास्थ्य के हिसाब से वैसा ले सकते हैं। दूध, दही, इसके बहुत सारे और भी जैसे उत्पाद हैं जिनका कि हम लोग प्रयोग में लाते हैं, और इसमें बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, A, B2, D, K, E, और इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। वसा तो होती ही है। शरीर के विकास के लिए दूध से बनी चीज खा सकते हैं, और अगर सीधे दूध नहीं पचता है तो उसके और भी जैसे चीजें वो भी आप खा सकते हैं कि दूध जिन बच्चों को नहीं पसंद है तो वो इसका सेवन नहीं करना चाहते हैं, और कई आप उसके जगह उन्हें मिठाइयाँ खिला सकते हैं, बर्फी है, मावा, रबड़ी, लस्सी या छाछ पिला सकते हैं। और दूध उत्पादन में हमारे देश का प्रथम स्थान है, और कह सकते हैं कि 70% उत्पादन यहाँ होता है, और अन्य देश भी हैं जो दूध का उत्पादन अच्छी मात्रा में करते हैं। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, लेकिन डेयरी उद्योग भी अहम स्थान रखता है। हमारी साथी ने लिखा है कि दूध के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते, ये हमारे खाने के साथ शामिल होना चाहिए। कैल्शियम के लिए इससे अच्छा स्रोत नहीं है। मेरे घर में भैंस, हाँ, इन्होंने लिखा है कि मेरे घर में गाय और भैंस का प्योर दूध आता है, घर का ही घी, दही, रबड़ी सब मिलती है। क्या बात, भाग्यवान है आप, बहुत लकी हैं आप। और अगर हम भारत की यहाँ पर बात करें तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है खासकर वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में 26 नवंबर को, जिस दिन इनका जन्मदिन मतलब होता है, उसी दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सहकारी समिति बनाकर और उसी के हिसाब से जो ये बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रयोग शुरू किए, और सारे जो छोटे छोटे दूध वाले हैं जो उत्पाद करते हैं उनको एक जगह लाकर उनको एक सही मूल्य भी उसका मिला, और एक बहुत बड़ा काम किया कुरियन जी ने जी, इसलिए उन्हें उनकी याद में मनाया जाता है। और हर साल की तरह इस वर्ष की भी थीम है कि डेयरी क्षेत्र की स्थिरता, साथ ही पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और पोषण सशक्तिकरण है इस वर्ष की थीम। और इसलिए दूध को अपने आहार में आप जरूर शामिल करें, क्योंकि कहा ही है कि इससे बहुत सारी समस्याएं का समाधान होता है। इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं, आज दुग्ध दिवस पर सभी दूध देने वाली गौ माताओं को, पशुओं को, दुग्ध उत्पाद की संस्थाओं को, डेयरी एवं पशुपालकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम। और ये भी लिख रहे हैं कि 3 गाय रखे हूँ,
जिनमें से 2 गाय अभी दूध दे रही हैं, जिससे मेरे परिवार में दूध, दही, घी, छाछ सभी इस समय शुद्ध घर का बना हुआ खाने को मिल रहा है। बस हम लोग आते हैं उनके घर, है ना? तो पहले गाना सुन लेते हैं, तब चलेंगे फिर ना? चलते हैं, ठीक है। क्या करूं बताओ। तो बस करना तो ये है कि हमें बताना है पहले कि रूपलेखा फिल्म का ये गीत हमने सुनवाया। अच्छा। और जी देखिए एक कमेंट्स हम ले लेते हैं कि कुछ महीने पहले बड़े पिताजी के घर सूरत गई थी, वहां हर दूसरे घर में अमृता यानी गिलोय लगी थी। मेरे बड़े पिताजी के घर के सामने भी ये लता लगी थी। मैं आते समय कुछ मेरे साथ ले आई और उसमें से एक छोटी सी कटिंग लगा दी और उसमें से एक सुंदर सी लता तैयार हो गई जो महक लग रही है, महकने लग रही है। क्या बात है। तो अब हम एक अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद उसकी महक का आनंद लेंगे।
तो अमृत बेल का तो कहना ही क्या, बड़ी आसानी से लग जाती है, ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे एक साथी और लिख रहे हैं थोड़ा सी जो दूध के बारे में है, उन्होंने लिखा है कि चाय नहीं पीता हूँ, मैं एक गिलास दूध में रात की एक बासी रोटी खाता हूँ और शाम को शाम सिंदूरी कार्यक्रम के समय एक कप चाय पीने जाता हूँ होटल पर। क्या बात है। तो मतलब बड़े अंदाज आपके अलग हैं, अच्छी बात है। और जो बात हो रही है ऐसी बहुत सारी चीजें, अमृत बेल का मतलब ही है कि अमर रहे जो, और ऐसे ही बहुत सारे कारनामे हैं, ऐसी जो हमारी हस्ती है रही हैं, सेनानियां रहे हैं, सेनानी रहे हैं और वीरांगनाएं हुई हैं जिनकी बातें अमर हैं, जिनके कारनामे अमर हैं। उन्हीं में से एक प्रकाशवती पाल है जी, है ना। प्रकाशवती पाल विख्यात हिंदी साहित्यकार यशपाल जी की क्रांतिकारी साथिन, पत्नी एवं क्रांतिकारी जीवन की सही उनकी पहचान है और जो उनके साथ साथ चली। प्रकाशवती का जन्म 31 जनवरी सन 1914 को लाहौर के खत्री परिवार में हुआ था। लाहौर के कन्या विद्यालय में जब वे पढ़ाई कर रही थी तो उनकी शिक्षिका ने कक्षा में पढ़ाते हुए कहा कि हमारा देश महान होते हुए भी आज पराधीन है। उस पराधीनता को खत्म करने की कोशिशें भी हो रही हैं और हमारा पंजाब भी मुक्ति के लिए सदैव अग्रसर रहा है। और उन शिक्षिका का नाम था प्रेमवती। तभी एक छात्रा ने प्रश्न किया कि पंजाब में ऐसे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। टीचर इस सवाल से थोड़ा सा अचकचाई और उन्होंने कहा इसका उत्तर यहाँ नहीं दे सकते, छुट्टी के बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए समय लगता है। और प्रश्न करने वाली छात्रा थी प्रकाशवती पाल। एक रोज उन्होंने अपनी टीचर से इस बारे में जानना चाहा, तब उनकी शिक्षिका प्रेमवती ने बताया कि कैसे क्रांतिकारी लोग सक्रिय हैं, लाहौर में बम बनाते हैं और शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, बम बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और इन सभी कार्यों में धन की जरूरत पड़ती है। बस फिर क्या था, प्रकाशवती ने एक सहेली का दल बनाया और धन इकट्ठा किया और उसे क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। और अब तो प्रकाशवती की प्रबल इच्छा जाग उठी कि वे भी क्रांतिकारियों के दल का हिस्सा बन जाए। अपनी बात टीचर से कही और टीचर प्रेमवती ने एक पत्र देकर कहा कि तुम क्रांतिकारी यशपाल जी से मिलो। वे गई, उनसे मिली, पत्र दिया और साथ ही अपने दिल की बात भी कह दी कि मेरे पिताजी इन सब बातों को दूर रखने के लिए मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देना चाहते हैं। तब यशपाल जी ने कहा कि मैं समझा नहीं, बेड़ियों का क्या अर्थ है। प्रकाशवती ने कहा आप बड़े भोले हैं, इतनी सी छोटी बात नहीं समझ पाते। मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। यशपाल जी ने कहा इसमें बुराई क्या है, सभी की शादी होती है। ये क्रांतिकारी की राह तो कांटों से भरी है। लेकिन प्रकाशवती के हट के आगे उन्होंने यानी कि यशपाल ने लाहौर क्रांतिकारियों से उन्हें मिलवाया और इस तरह से वो दल में शामिल हो गई। बिल्कुल, और सफर शुरू हो गया अपने पिता के प्रतिबंधों से भी आजाद होने का। प्रकाशवती ने पिता के नाम पत्र लिखा और छत से कूदकर गली से निकल भागी। घर छोड़ दिया। खत में लिखा था कि देश सेवा के कार्यों के लिए मैं जा रही हूँ। उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों का तौर तरीका जो है वो सब सिखाया गया। फिर गोपनीय तरीके से उन्हें पर्चे बांटने का काम दिया गया। धीरे धीरे उन्हें इन बातों में दक्षता हासिल हो गई। फिर पार्टी का काम काफी फैल चुका था। यशपाल और प्रकाशवती को दिल्ली भेजा गया, जहां वे बम फैक्ट्री में काम करने में दक्ष हो गईं। प्रकाशवती की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद जी से कानपुर में हुई। आजाद ने उन्हें निशाना लगाना सिखा दिया। उनकी प्रेरणा से अंग्रेजी में ज्ञान भी बढ़ाया, व्यायाम भी करने लगी, जिससे कि उनका शरीर चुस्त दुरुस्त रह सके। और 27 फरवरी सन 1931 को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में जब आजाद जी के निधन से उन्हें जब निधन हुआ तो उनके निधन से उन्हें काफी सदमा पहुंचा और उन्हें लगा कि उनका संरक्षक और उनका शुभ चिंतक हो गया है। जी हाँ, उधर यशपाल को पुलिस ने पकड़ लिया। वे एक बार फिर आश्रयहीन हो गईं। इस संकट से उबरकर वे क्रांति संगठन सूत्रों का स्वयं संचालन करने लगीं। जून 1934 में प्रकाशवती को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बरेली जेल में यशपाल से विवाह करने के लिए पत्र लिखा। इस तरह से उन्हें विवाह की सहमति मिल गई और उस वक्त यशपाल जी की माँ भी उपस्थित थी। दोनों को आशीर्वाद मिला और जेल में मिठाइयाँ बांटी गईं। जी, और बाद में प्रकाशवती ने अपनी शिक्षा जारी रखी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। प्रकाशवती को क्रांतिकारी बनाने वाले यशपाल जी थे और यशपाल जी को लेखक बनाने में प्रकाशवती जी का योगदान रहा और इस तरह वे सफल लेखक बन गए। प्रकाशवती भगवती चरण मिश्र, धर्मपाल, चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रसिद्ध और सशस्त्र क्रांतिकारियों से जुड़ी थी। अंग्रेज सरकार ने उन पर वारंट निकाला था कि जिंदा या मुर्दा पकड़वा देने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे जो उन्हें पकड़ाएगा। जी, ऐसे माहौल में वे दंत चिकित्सक बनी। राहुल सांकृत्यायन, भंदत आनंद,
कौशल्यायन तथा प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्यों की उनके घर में होने वाली बैठकों में वे सक्रिय रहती हैं। इसके साथ ही वे लखनऊ नाट्य संघ, बांग प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन, वियना का विश्व शांति सम्मेलन, भारत सोवियत सांस्कृतिक संघ चेकोस्लोवाकिया में शांति संदेश पहुंचाने का कार्य भी वो करती रहीं, सक्रिय रहीं। और लखनऊ के महिला स्वतंत्रता सेनानी संगठन की वे अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और एक क्रांतिकारी महिला के रूप में उनके काम बहुत सराहनीय हैं। बिल्कुल। और मार्च 1938 में जब यशपाल जी रिहा हुए, विप्लव पत्रिका के प्रकाशन में उन्होंने सहयोग देकर सफल बनाया। यशपाल जी को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करा, प्रकाशन का काम उन्होंने खुद संभाला और जीवन भर उनके साथ सुखी दाम्पत्य का जीवन जिया। और उन्होंने साहित्य सृजन में बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी लिखी पुस्तक लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशित हुई। और जब वे घर के गहने चुराकर बम में मदद करती, फिर तो वो बाद में मतलब इस तरह के काम भी उन्होंने सुप्रिटेंडेंट कहलाने लगी थी जब वो इस तरह के काम करती थी। और देखा जाए तो आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारी महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना अपना बहुत योगदान दिया। तो सब चीज़ अपने घर की अपना सर्वस्व निछावर कर देना जिसे कहते हैं, तभी वो इस मुकाम पर पहुंची जी। और हमें आज़ादी मिली। तो हम बढ़ते हैं एक गीत की तरफ। तो मैं तुम्हारी रागनी ये गीत हमने लिया फिल्म रूप सुंदरी से।
क्या बात है। तो देखिए हमारे पास एक संदेश आया है रेणु जी। क्या? ये लिखते हैं कि मेरे घर के बगीचे में मेरी बेटी ने कई तरह के फल, फूल, सब्जियां लगाई हुई हैं, जिनमें पपीता, अनार, अमरूद, नींबू, भिंडी, कद्दू, बरबट्टी, लौकी, और फूलों में कई तरह के हैं जैसे गुलाब, जासौन, बेलपत्र, मोगरा, सदा सुहागन, चांदनी और कई अंग्रेजी पौधे हैं। मेरी बेटी को सबसे ज्यादा शौक बागवानी का है और उसी की मेहनत से ये हो रही है, बागवानी खूबसूरत हो रही है और हम सब लोग उसका साथ देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी हाँ, बेटी ये बात इतना तो करती है मंजरी की, ये अकेले के बस का काम नहीं है, सबका साथ चाहिए। बिल्कुल। तभी आपकी जो घर में छोटी बगिया हो, चाहे जैसे ही है कि एक हमारी साथी ने लिखा है कि छत से लेके हमने कमरे तक में करीब 200 गमले आपने लगा रखे हैं, तो फिर उनकी साथ संभाल बड़ा काम है। मुश्किल तो नहीं कह सकते क्योंकि आनंद बहुत आता है, तो फिर आनंद की चीज में हम नहीं कह सकते मुश्किल है। हाँ, लेकिन बड़ा काम है, इसके लिए इसको सजा के रखना, क्योंकि ये भी बेचारे तुरंत दुखी हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना? जी। और देखिए एक और संदेश है कि जिसमें दोनों दिवस की बधाई दी गई है और साथ में ये लिखा है कि कटिंग से लगाए पौधे, मैंने करीब महीने भर पहले गुलाब और गुड़हल की कटिंग लगाई थी। अच्छी मिट्टी डाली, खाद व पानी भी डालती, नए गमले थे, थोड़ी सी कोपलें आई, धूप भी बराबर मिल रही थी, फिर भी कलम सूख गई। क्या कारण रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बड़ा ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जड़ में पानी रह जाता है, तो कभी कभी उसकी वजह से गल जाता है पौधा। अक्सर हम सोचते हैं कि पौधों में पानी खूब अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन अगर पौधा सूख गया है तो फिर भी उसके बचने की संभावना रहती है, लेकिन अगर ज्यादा पानी हो गया तो गल जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पौधों में जरूरत होती है कि ऐसी मिट्टी हो उसकी ताकि उसमें पानी बचे नहीं, मतलब मिट्टी ऐसी उसको पानी को पकड़ कर न रखे। और ऐसे अगर आपने लगा रखा है ऐसे पौधे को उसमें जिसमें कि मिट्टी में से पानी नहीं निकल रहा है, तो जड़ गल जाती है, बल्कि सूख नहीं जाती। और कटिंग तो जब भी लगाए ना रेणु जी, थोड़ा सा छाई में रखे तो भी ठीक रहता है। बिल्कुल। तो ये बात है। नहीं, इन्होंने लिखा ना कि कोपले भी निकल आई थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि धूप भी बराबर मिल रही थी, तो हाँ, उसमें जड़ जो है वो गल जाती है। हमारी साथी लिखती हैं कि अपने घर और गार्डन को हरा भरा एवं सुंदर बनाने के लिए कटिंग या कलम से उगने वाले पौधे लगाने का विचार सबसे अद्भुत है। कटिंग की मदद से आप कम समय में पौधे को उगाकर अपने गार्डन को आकर्षक और सुंदर बना पाएंगे। गुलाब अद्भुत रंगों वाला सुंदर पौधा है, इसे आप सॉफ्टवुड कटिंग से अपने घर में लगा सकते हैं। गुलाब के स्टेम को 45 डिग्री के एंगल पर काटें और यदि कटिंग के निचले भाग में पत्तियां लगी हैं तो उन्हें हटा दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी इन्होंने जानकारी दी है। और देखिए हरसिंगार या परिजात का जो पौधा होता है, इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। बीजों के द्वारा तो पौधा लगता ही है, लेकिन ज्यादातर कटिंग से लगा लिया जाता है। इसीलिए आप हरसिंगार के स्वस्थ पेड़ की थोड़ी सी मोटी, जैसे कहते हैं उंगली, छोटी उंगली की साइज की या पेंसिल के आसपास की उसकी मतलब इतनी मोटाई हो, बहुत ऊपर का डंडी नहीं हो, एकदम पतली सी तो नहीं लगेगा। हाँ, और 6 से 8 इंच के आसपास हो लंबाई उसकी। जी, और 1-2 शाखाएं उसमें से निकल रही हो इधर उधर, फिर इसकी आप नीचे से पत्तियां हटा दीजिए, जैसे हर की लगाई जाती कल में, और तिरछा काट करके आप इसको, हाँ, जैसे हमारे साथी ने लिखा कि 45 डिग्री कोण पर आप उसे काटें। उस तरह आप गमले में लगा दें। और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी का निकास आसानी से हो, उसमें जमने ना पाए। और इसमें अगर एप्सम साल्ट आता है, उसको 1 चम्मच 1 मग पानी में घोलकर आप उसमें सबसे पहले वही डालना है आपको। जब कलम लगानी है तो सादा पानी के बजाय आपको ये वाला पानी डालना है, और फिर आप उसको छायादार स्थान पर रखें जिससे कम धूप लगे। और थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है कि डंडी को अगर हिला देंगे कलम को तो फिर वो कभी नहीं निकलती, बल्कि इसको आप किसी बोतल से या किसी चीज से पलट कर रख दें तो इसका जो मॉइस्चर अगर वो बना रहेगा तो इसमें जल्दी पत्तियां आ जाती हैं। और जब कलम लगाते हैं तो नीचे जहां से डंडी लगाई, इन्होंने भी लिखा है हमारी साथी ने, कि जहां से आप कटिंग करते हैं वहां पर नीचे अगर पत्तियां हैं तो करीब 3 इंच तक में कोई भी पत्ती न रखें उसको, और 1-1.5 इंच तक करीब उसको, 2 इंच तक उसको अंदर डालें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके संग से एक बात और है, अभी जैसे हमारे साथी ने लिखा कि गल गया पौधा, तो उसमें ये भी कहना चाहते हैं कि गमले में जो हम छेद करते हैं पानी की निकासी के लिए, अक्सर क्या होता है ज़्यादा दिन अगर मिट्टी उसमें रह गई तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। तो उस छेद को देख भी लें कि बीच बीच में थोड़े दिन बाद
6 महीने 4 महीने पर कि उसको खोद दें किसी चीज से, यानी कि उसकी फिर से जो सुराख बनाया था हमने छेद पानी निकालने के लिए उसको फिर से खोल दें, है ना। वैसे तो हम उसके ऊपर टेढ़ी वो रखते हैं, ईंट कुछ या तो कुल्हड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं, मिट्टी का रखते हैं या पत्थर रखते हैं, तो वो कहीं खिसक जाता है या मिट्टी फिर से जाके उसका मुंह बंद कर देती है, तो उसका जरूर ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल। और जैसे ठंड का मौसम होता है तो उसमें जैसे इसमें कटिंग अच्छी सी लगती है, जो फरवरी वगैरह का मौसम होता है, लेकिन बारिश में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें तेजी से पौधे बढ़ते हैं। कटिंग करने वाला कटर जिसकी धार तेज हो वो ही आपको लेना चाहिए, और मिट्टी भुरभुरी हो, गार्डन की खाद हो या नदी की रेत या कंपोस्ट की मात्रा आपको बराबर लेनी, तभी पौधे उसमें से अच्छे से आएंगे। और आप रूटिंग हार्मोन का भी प्रयोग करें, या शहद या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। हाँ, रूटिंग हार्मोन्स वैसे भी आते हैं जो कि केमिकल जैसे होते हैं, लेकिन ये जैसे तुमने बताया कि एलोवेरा है, उसको लगाकर अगर आप लगाते हैं तो जल्दी से पौधे बढ़ते हैं, उनकी जो जड़ जल्दी आती है। ऐसे ही आलू का एक टुकड़ा लेकर उसमें भी आप खोस दें और उसको भी आप मिट्टी में दबा देंगे तो भी बहुत जल्दी उसमें जड़ आ जाती है और पौधा पकड़ लेता है। शहद के संग शहद रख के और फिर कुछ जिसको कहते हैं ना दालचीनी का पाउडर, उसको इसमें थोड़ा सा लगाकर रखना होता है। लेकिन जो तुमने जैसे बताया ना कि तेज होना चाहिए चाकू, जो उसका कटर है, उसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि और उसके बाद उस स्थान को छुए नहीं, क्योंकि इनको भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल सही तो उसको बिल्कुल जैसे आपने काटा है उसको वैसे ही तुरंत लगाएं, इधर उधर कहीं रखें नहीं, उसमें कहीं भी संक्रमण की संभावना न रहे। जिस चाकू से आप काट रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो बड़ी आसानी से जड़ आ जाएगी। बिल्कुल। और इसी तरह गुड़हल, इसके पुराने पौधों से आप 6 से 8 इंच की कटिंग लेकर के आप इसको भी लगा सकते हैं। जैसे बोगनवेलिया है, इसकी कटिंग भी आप लगाएं और 40 से 50 दिनों में इसकी पत्तियां आने लग जाती हैं। लेकिन जैसे तुमने पहले ही बताया ना, उस बात का ख्याल रखें कि कम से कम छोटी उंगली बराबर उसकी मोटाई हो और 6-7 इंच लंबा हो, और खास तौर से उसमें 2 शाखाएं निकल रही हों, वो जरूर होना चाहिए, तभी ये पनपेगा। और इसी तरह जेड प्लांट होता है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग सकती है। इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोनसाई भी आप इसका बना सकते हैं और इसकी कटिंग भुरभुरी मिट्टी से आप लगा सकते हैं और छायादार उसमें रखिए। स्नेक प्लांट है, वो भी एक बड़ा प्यारा सा पौधा है, हम लगा सकते हैं ना जी। लेकिन गाना भी तो सुन सकते हैं ना। गाना बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कटिंग लगा ली, तो गाना सुन लेते हैं। वो है ऐसे
धरती कहे पुकार फिल्म का ये गीत हमने सुना, धरती कहे पुकार के फिल्म का। जी हाँ। और बस इसी के साथ बता देते हैं कुछ व्यंजन। अच्छा, है ना? क्या बता रही हो? तो हम बता देते हैं कुल्फी बनाना। तो भाई इसकी सामग्री है कि एक चीनी 1 कप, 3 इलायची, दूध 2 कप लेना है, मलाई 1 कटोरी, पिस्ता 2 बड़े चम्मच और 1 चम्मच पानी। 1 कप चीनी पैन में डालिए, इसमें 1 छोटा चम्मच पानी डालकर पिघलाइए। जब ये गोल्डन या सुनहरी हो जाए तो इसमें दूध डाल दीजिए और जब ये पक जाए ठंडा कर लीजिए, फिर इसमें आप मलाई डाल दीजिए और इसको मिक्सी में फेंट लीजिए और इसमें आप पिस्ता डाल दीजिए और फ्रीजर में जमा कर रख दीजिए। पिस्ता, बिल्कुल। अच्छा, केसर भी डाल दो भाई थोड़ा सा। अच्छा चलिए, केसर पिस्ता ही तो होता है, पिस्ता कुल्फी कहाँ होती है? केसर पिस्ता कुल्फी ना। चलिए, तो बस इसको बस बना लें। ये तो बड़ी महंगी वाली चीज इन्होंने बता दी, हम तो बहुत सस्ती वाली चीज बता रहे हैं। फालसा जो आजकल आ रहा है, तो 250 ग्राम अगर फालसा है आपके पास तो आधा कप आपको चीनी चाहिए इसके लिए। काला नमक अंदाज से चाहिए और भुना हुआ जीरा पिसा हुआ चाहिए। बर्फ अगर आप डालना चाहें तो, और अगर पसंद है तो कुछ पुदीने की पत्तियां, नहीं तो फालसे का जो अपना जो खुशबू रंग है वो अपने आप में अलग है, अच्छा लगता है। तो फालसे को करीब 2 कप पानी में डालकर आधा घंटा भिगोने दे, छोड़ दीजिए मतलब उसको ढककर, ताकि ये फूल जाएगा। और इसे फिर उसके बाद जब फूल जाए अच्छी तरह से तो हाथ से मसल लें, बीज हटा दें और उसको छान लें खूब अच्छी तरह से। जब छान लेंगे तो इसका रंग बहुत खूबसूरत आता है। फिर आधा कप पानी में आप चाहें तो डालें और पूरा गूदा, जिससे ताकि कि अच्छे से और मैश हो जाए, उसको मिला लें। चीनी पिसी हुई अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो जैसे आपने अगर जिस समय फालसा भिगोया था उसी समय अगर आप शक्कर भी भिगो देंगे तो जाहिर है कि वो भी घुल जाएगी। तो दोनों चीज साथ साथ अलग अलग लेकिन भिगोइएगा, लेकिन साथ में भी भिगो सकते हैं और उसके एक साथ मसल देंगे तो शक्कर भी घुल जाएगी। फिर उसके बाद उसमें काला नमक डालें, भुना हुआ पीसा जीरा डालें और उसके बाद आप इसको पिए। चाहे तो आप बर्फ डालें, नहीं तो घड़े के पानी में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए इसी तरह हम एक और रेसिपी बता देते हैं, क्रिस्पी पनीर। तो उसमें आपको पनीर लेना है, पनीर और जो बेसन का घोल बनाना है उसमें आपको हल्दी, धनिया, मिर्चा, चाट मसाला ये सब डाल देना है और बेसन में आपको पनीर को डिप करना है। पनीर को आपको फिंगर के हिसाब से काटना है और फिंगर के हिसाब से, फिंगर मतलब उंगली के जैसे होते हैं ना, फिंगर चिप्स बनाते हैं, उस तरह के एक लंबे लंबे टुकड़ों में आपको काटना है और बेसन में आपको सब चीजें मिला देनी, हरी धनिया, लहसुन, नमक। बेसन वैसा ही चाहिए जैसे पकौड़े का। बस उसको आपको डिप करना है पनीर को और आपको सादे पापड़ लेने हैं, उसको भून लेने, जो बाजार में पापड़ आते हैं उसको भून के क्रश कर लेना है। उड़द वाला? हाँ, उड़द वाला या मूंग का, जो भी आप चाहें, उसको भून करके आप क्रश कर लीजिए और उसमें पनीर के पीसेस आप लपेट करके फिर आप तलिए सुनहरा सुनहरा, तो ये आपके क्रिस्पी पनीर तैयार हो जाएंगे। क्या बात है। और इसी के साथ हम गाना सुन लेते हैं। हाँ हाँ। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें, कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा हम क्यों न चाहें। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे।
हम तुम मिलेंगे किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे न जाने कहाँ हम थे न जाने कहाँ तुम थे अब तो मिलन के सपने खिले न जाने कहाँ तुम थे न जाने कहाँ हम थे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं न जाने कहाँ हम थे न जाने कहाँ तुम थे। तो ये फिल्म थी जिंदगी और ख्वाब। तो बस ख्वाब तो हमारे बस ऐसे ही देखते रहेंगे हम ख्वाब, बिल्कुल देखते है ना? रहेंगे, लेकिन और समय चूंकि समाप्त हो जी। रहा है तो लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा। सभी को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली